Hello everyone, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools. Today I am going to start very first chapter of history, that is the French Revolution. So first we will discuss about introduction of this chapter. The French Revolution is regarded as a landmark in human history because of its far-reaching consequence. It put an end to all the old traditions and institutions and gave birth to new political ideas of liberty, equality, and fraternity. It created a stir in the whole of Europe and had its impact on many countries of the world. Now we will discuss about 14 July 1789. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Means फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789. So, on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm, जहाँ पर फ्रांस के किंग ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि उनको सिटी में जाना है और जिसकी वजह से रोमरस स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. मीन्स ये फ्रांस में अफवाह फैल गई कि राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देने वाला है कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में काफ़ी गुस्सा आ गया. एंड सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. मिलिशिया का मीन्स मतलब एक अनऑफिशियल आर्मी बनाने का उन्होंने डिसीज़न लिया और मिलिशिया के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें हथियार चाहिए. इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किए और जिससे वो कुछ हथियार जो है वो पा सकें. At last, a group of 100 people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, जिसका नाम था बास्तील. वहाँ पर जाकर कमांडर की हत्या कर दी और जो कैदी थे उनको फ्री कर दिया. हालांकि उस समय बास्टील जेल में सिर्फ 7 कैदी ही मौजूद थे, जिसके चलते हुए कई जगह राइटिंग हुई, जिसमें पेरिस में भी हुई और पेरिस से बाहर भी हुई. सरकार और जो गवर्नमेंट थी और कॉमन पर्सन्स के बीच डिस्प्यूट शुरू हो गया. नाउ ये एक मेजर इवेंट था, बट इस मेजर इवेंट के होने क्यों हुआ, ये मेजर इवेंट होने के क्या रीज़न थे, कुछ तो रीज़न रिस्पॉन्सिबल थे जिसके चलते हुए फ्रांस में इतना बड़ा जो है इवेंट हुआ. तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जिस तो देखते हैं कि फर्स्ट है जो द ओल्ड रिजाइम एंड इट्स क्राइसिस. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. The seeds of the French Revolution were sown in the ancient regimes. There was an absolute monarchy in France. The king regarded himself as the representative of God on earth. Means लुई 16 के आने से पहले लुई 14 और 15 जो थे, तो लुई 14 और 15 ये सब जो है फ्रांस में आने के बाद अपने आप को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और कहते थे आई एम गॉड. मतलब उनका मानना था मैं ही भगवान हूँ और मैं जो कहूँगा वही फ्रांस में होना चाहिए. लुई 14 और 15 के फॉरेन वॉर्स की वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही ख़राब थी. इन 1774 लुई 1774 में लुई 16 जब फ्रांस का जो है वो राजा बना, ही वॉज 20 years old. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. उसने अमेरिका की मदद की, जिसके चलते हुए लुई 14 और 15 के समय में पहले से ही शाही कोस बिल्कुल खाली हो गया था और लुई 16 ने आकर उसको और बर्बाद कर दिया. यानी फ्रांस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. अपॉन हिज एक्सेशन, जहाँ पर उसने
अमेरिका की मदद की, जिसके कारण मोर देन 1 बिलियन लोग फ्रांस के फिर से कर्ज में आ गए। अब लुई 16 क्या करेगा कि उसने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने तथा रॉयल एक्सपेंसेस को पूरा करने और आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए उसने टैक्सेस को हाई कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं ये भी रीज़न रिस्पॉन्सिबल था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। सो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट, 3 भागों में बटी हुई थी। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे वो सिर्फ टैक्स को पे करते थे, बाकी ये दोनों मेंबर्स जो थे वो किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। On that time, France society was divided into 3 parts known as estate. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्गी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में आते, जैसे देखिए फर्स्ट स्टेट में चर्च के पादरी जो क्लर्गी होते थे, ये सब पादरी लोग आते थे। सेकंड स्टेट में हाई क्लास के रिच पर्सन्स आते थे। ये दोनों स्टेट, दैट इज़ क्लर्गी एंड द नोबिलिटी, enjoyed certain privileges by birth। इसके बाद भी चर्च, इसके अलावा जो है इन दोनों इस स्टेट के अलावा चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिप्स फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। मीन्स जो फर्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग हैं, ये दोनों लोग हैं, ये किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे और पूरी ये जो 2 स्टेट थे पूरी कंट्री का 10% थे। जबकि थर्ड स्टेट जिसमें लेबरर्स, बिजनेसमैन, कारपेंटर, फार्मर्स ये सब आते थे, ये पूरी कंट्री का 90% था, 90%, और ये दो जो थे सिर्फ 10% थे। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास पूरे देश को चलाने, इनके पास पावर था कि ये पूरी कंट्री को गवर्न करते थे, होल कंट्री को गवर्न करते थे। इसके पास ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, इसके पास पूरी कंट्री का 60% लैंड था, 60% लैंड था, यानी जो 10% था उसके पास 60% लैंड था, जबकि 90% के पास सिर्फ 40% लैंड मौजूद था। जो 90% लोग थे वो सिर्फ 40% लैंड होल्ड करते थे। दैट्स वाई थर्ड स्टेट के लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक था। तो एक ये भी रीज़न था कि वहाँ के जो सोसाइटी, सोशल कॉजेज़ थे, सोसाइटी जो थी वो वहाँ पे जो लोगों के राइट्स थे वो इक्वल नहीं थे। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मतलब लुई 15, 16 और 14 के रेगुलर वॉर से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यहाँ पर जो है लोग इधर से उधर मूवमेंट करने लगे थे, लोग माइग्रेट हो रहे थे। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. जिससे क्या हुआ कि most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise of prices. So the gap between the poor and the rich ये बढ़ता ही गया. Things became worse whenever drought और hail, जैसे जैसे क्या होता था कि जो लेबरर्स होते थे ये कभी कभी क्या होता, सूखा पड़ जाता था या ओले के कारण इनकी जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो जाती थी. तो दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे फार्मर्स हैं या लेबरर्स हैं, इनकी जो फसल है वो पूरी तरह से बेकार हो गई, जिसके चलते हुए अनाज की कमी हुई,
स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन और अनाज की कमी होने से राइजिंग फूड प्राइसेस, फूड के जो दाम है वो बढ़ गए। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर ब्रेड, अब जो गरीब था वो बहुत लंबे समय के लिए जो है वो रोटी या ब्रेड या अनाज जो है वो नहीं खरीद सकता था, जिसके कारण उनकी जो बॉडी वो कमज़ोर पड़ते गए। फूड रॉयट्स, कई सारे दंगे रॉयट्स हुए और जिसके चलते हुए डिसीज़ेज़ एंड एपिडेमिक्स, बीमारियां और महामारी फैलने लगी। एंड इसका जो लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकलता है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स इन फ्रांस। नेक्स्ट इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास in villages and into privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This model of government was put into force in the USA. The ideas of the philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।